नेत्रावती नदी के किनारे एक रहस्यमयी खामोशी पसरी हुई थी। गीली मिट्टी की परतें जैसे अपनी जुबान बंद किए किसी भयानक राज को छुपा रही थी। लेकिन जब खुदाई का छठा दिन आया तो जमीन ने आखिरकार अपना राज खोल ही दिया। खुदाई की जगह पर काम कर रहे अधिकारियों की सांसें थम गई जब 11वें स्थान से उन्हें मानव अवशेष मिलने की सूचना मिली। यह कोई आम मामला नहीं, यह था धर्मस्थल सामूहिक दफन कांड जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर दिन खुदाई के साथ एक नया रहस्य सामने आ रहा था और एक अवशेष के साथ उभर रही है वो कहानियां जो कभी कही नहीं गई हो। आखिर कौन थे ये लोग और कैसे दफनाए गए ये शव? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह किसी संयोजित षड्यंत्र का हिस्सा है? नमस्कार दोस्तों, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के धर्मस्थल के जंगलों में चल रही खुदाई अभियान रोमांचक, रहस्य और डरावना रहा। 4-5 अगस्त को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी की निशानदेही पर साइट नंबर 11A की खुदाई शुरू की तो हैरान रह गई। इस दौरान करीब 100 इंसानी हड्डियां बरामद हुई। पहली बार इंसानी हड्डियों के साथ खुदाई में एक इंसानी खोपड़ी भी मिली है। इस खोपड़ी के अलावा जो हड्डियां मिली हैं उनमें से रीढ़ की हड्डी, जांग और जबड़े की हड्डियां शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक छोटी छोटी हड्डियों के अलावा जिस जगह से खुदाई से इंसानी कंकाल के अवशेष मिले हैं वहीं से एक लाल रंग की साड़ी भी मिली है। यह साड़ी एक पेड़ से 6 फीट ऊंचाई पर बंधी हुई मिली है। हड्डियों की संख्या को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है यह 2 इंसानों की हो सकती है। मंगलवार की सुबह 11 बजे SIT फॉरेंसिक एक्सपर्ट, क्राइम ऑफिसर और मजदूरों का पूरा लाव लश्कर एक बार फिर जंगल की तरफ बढ़ा। इससे पहले साइट नंबर 11 की खुदाई सोमवार को ही होनी थी, लेकिन शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी के इशारों पर खुदाई करीब 100 मीटर आगे शिफ्ट कर दी गई। इस दौरान यहां से कई बड़े सबूत मिले थे। 4 अगस्त की करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद जब टीम जंगल के बाहर लौटी तो उनके हाथों में कई सील किए गए सबूत थे। कोई बाल्टी, कोई बकेट और कोई बड़े पॉलिथीन बैग और तो कोई सील पैक उपकरण। जंगल से निकलते ही एक एक कर अफसर और मजदूर इस वैन में रख रहे थे। लोगों की भीड़ उस वैन की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। आखिरकार खुदाई में क्या मिला? जैसे जैसे लाशों की पहेली खुल रही है वैसे वैसे 22 साल पुराना गुमशुदगी का केस फिर से जिंदा हो गया। साल 2003 में धर्मस्थल में MBBS फर्स्ट ईयर की छात्रा अनन्या भट्ट लापता हो गई थी। उसकी मां सुजाता भट्ट तब से अपनी बेटी को ढूंढ रही है। बेलथागढ़ी पुलिस ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तक भी दर्ज नहीं की। सुजाता पर तो मंदिर से जुड़े बड़े लोगों के घर मदद मांगने जाने पर हमला भी हुआ था। इसके चलते वो महीनों भर अस्पताल में कोमा में रही। लेकिन अब शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी के सामने आने और खुदाई शुरू होने के बाद उन्हें दोबारा उम्मीद मिली है। इस बार उन्होंने वकील मंजुनाथ MK औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। वकील ने दावा किया है कि सोमवार की खुदाई में कम से कम 3 लोगों के कंकाल बरामद हुए हैं, जिनमें एक महिला का कंकाल भी शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि खुदाई स्थल तक पहाड़ी चढ़ाई के दौरान कई लोग फिसलकर घायल भी हुए हैं। इसी बीच धर्मस्थल का ही एक लोकल गवाह जयंत T सामने आया। जयंत का दावा है कि करीब 15 साल पहले एक 13 से 15 साल की लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। उसी समय उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी। ना तो फिर केस दर्ज हुई और ना ही पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने लाश ऐसे ही दफना दिया था। उसने SIT से कहा है कि वह उस जगह को दिखा सकता है जहां उस लड़की को दफनाया गया था। उसका यह भी कहना है कि धर्मस्थल में कई हत्याएं हुई हैं, लेकिन डर के साये में लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते। अब उसके बयान के बाद लोकल पुलिस को 15 साल पुराने इस मामले में भी FIR दर्ज करनी पड़ी। मंगलवार शाम साइट नंबर 12 की भी खुदाई
हो गई। यहाँ से कोई सबूत नहीं मिली। धर्मस्थल सामूहिक दफन मामला अब केवल एक जांच नहीं बल्कि एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी का सवाल बन चुका है। साइट नंबर 11 से मिले अवशेष और साइट 6 से बरामद हुई हड्डियां इस बात की गवाह दे रही हैं कि इस पवित्र भूमि में कुछ भयावह छिपा है। एसआईटी पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि देश की नजरें इस जांच पर टिकी हैं। क्या ये अवशेष उन सैकड़ों हत्याओं को न्याय दिला पाएंगे? उनकी चीखें सालों तक अनसुनी रही है या फिर यह रहस्य और गहरा होगा? केवल समय और एसआईटी की मेहनत की इस सवाल का जवाब दे सकती हैं। लेकिन एक बात तक यह है कि धर्मस्थल की मिट्टी अब चुप नहीं रहेगी। ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।